सलाम दोस्तों। 21 अगस्त सन 1911 फ्रांस की राजधानी पेरिस में मॉर्निंग का वक्त था। काफ़ी चहल पहल थी कि तभी अचानक से लोअर म्यूजियम से 3 लोग बाहर निकलते हैं। इन तीनों ने पिछली रात म्यूजियम में काटी थी और अब इनके हाथ में लोअर म्यूजियम की एक अहम पेंटिंग थी जिसको कंबल में छुपा कर भाग रहे थे। और ये पास के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी कि इन्होंने अभी अभी पेंटिंग की चोरी की है। और ये कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं है, ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है, दी मोनालिसा। आज के दिन इस एक पेंटिंग के वैल्यू $1 बिलियन के करीब है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे, क्या राज छुपे हुए हैं मोनालिसा में, क्यों है ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। The Mona Lisa was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706. मोनालिसा की पेंटिंग को साल 1503 में बनाया गया था लियोनार्डो डा विंची के हाथों। और ये भाई साहब क्या कमाल के इंसान थे, आप यकीन नहीं करोगे। ये सिर्फ पेंटर नहीं, इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट और थ्योरिस्ट भी थे। इन्हें हर सब्जेक्ट की नॉलेज थी, चाहे पेंटिंग हो, कार्टोग्राफी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एनाटॉमी हो, बॉटनी हो, हाइड्रोलॉजी हो, जियोलॉजी हो, ऑप्टिक्स हो या फिर पैलेंटोलॉजी क्यों ना हो। वापस मोनालिसा पर आते हैं, लेकिन ये पेंटिंग थी किसकी? इसको लेकर सबसे पहले खुलासा किया गया था जियोर्ज वसारी नाम के इटालियन आर्टिस्ट के द्वारा, जिसने साल 1550 में लियोनार्डो डा विंची पर आत्मकथा लिखी थी। वसारी के अकॉर्डिंग ये औरत थी लिसा गेरादेनी। इनकी शादी फ्लोरेंस शहर के रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर के साथ हुई थी। और इधर से ही पेंटिंग के 2 नाम निकलते हैं। पहला नाम जो हम सब जानते हैं मोनालिसा, वो आता है मडोना लिसा से। ट्रेडिशनली इटालियन ज़बान में मैडम लफ्ज़ के लिए मैडोना इस्तेमाल किया जाता है, तो मैडोना लिसा का मतलब हुआ मैडम लिसा और इसका शॉर्ट फॉर्म बना मोनालिसा। तो मोना का आज के वक्त भी मतलब है मैडम लिसा या लेडी लिसा। आप जब भी लोअर म्यूजियम में मोनालिसा की पेंटिंग देखोगे तो फ्रेंच में वहाँ लिखा होगा ला जोकेंडो, जिसका मतलब है हंसमुख। अब दिलचस्प बात यह है कि साल 1550 में ये खुलासा होने के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे कि वसारी ने जो बताया वो सही था। कई थ्योरीज आने लगी कि ये औरत कोई और है। किसी ने कहा कि ये लियोनार्डो डा विंची की मदर थी, लेकिन एक्चुअली में डा विंची ने खुद को इस पेंटिंग में दिखाया है। और ये किसी औरत की नहीं है बल्कि डा विंची की खुद की है। और उन्होंने इमेजिन किया है कि वो खुद कैसे दिखते अगर वो एक औरत होते। फ्लोरेंस में रहने वाले एक प्रोफेसर ने 25 साल तक इस पर रिसर्च की और हल निकाले। उसने बताया कि डा विंची के खानदान का गहरा ताल्लुक था फ्रांसिस्को के खानदान से। उसके साथ साथ ये भी बताया कि लिसा की शादी 5 मार्च 1495 को हुई थी, जब वो 16 साल की थी। और जब ये पेंटिंग बनाई गई तो उस वक्त लिसा की उम्र 24 साल थी। और इसको बनाने के 2 रीजंस बताए जाते हैं। पहला जब 1503 में जब उन्होंने अपना घर लिया, दूसरा 1502 जब उनका दूसरा बेटा हुआ। अब इस पेंटिंग को गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि लिसा के बालों में एक पर्दा सा चढ़ा हुआ है जिसे मॉर्निंग व्हील कहते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर उठता है, अगर डा विंची इटालियन थे, मोनालिसा इटालियन थी, तो पेंटिंग आज फ्रांस में क्या कर रही है? इसको लेकर साल 1516 में फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस I लियोनार्डो को इनवाइट करते हैं फ्रांस में रहने के लिए। और लियोनार्डो डा विंची पेंटिंग लेकर इटली से फ्रांस चले जाते हैं। पेंटिंग शुरू करने के 15 साल बाद भी वो इस पेंटिंग पर काम किए जा रहे थे, इसे बेहतर बनाने के लिए। इसी बीच साल 1519 में राजा के महल में वफात कर जाते हैं और राजा ये पेंटिंग अपनी रॉयल कलेक्शन के लिए रख लेते हैं। इसके करीब 100 साल बाद जब 1797 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है तो इस पेंटिंग को राजा के महल से बाहर निकाल कर लोवरे म्यूजियम में रख दिया जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी वजह से मोनालिसा चुराई जाती है साल 1911 में, जिसकी बात वीडियो के शुरू में की थी। स्टोरी के मास्टरमाइंड थे विंसेंजो पेरुगिया, जिन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर ये पेंटिंग चुराई थी। और ये इटालियन नेशनलिस्ट थे। इनका कहना था कि पेंटिंग इटली के पास होनी चाहिए, फ्रांस के पास नहीं, इसलिए इसे चुरा कर इटली में ले जाते हैं। अब इतनी फेमस पेंटिंग को चुराना एक खतरे का काम है, स्पेशली तब जब कीमत मिलियंस में हो। अब इस पेंटिंग की खासियत को जानते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि मोनालिसा को किसी पेपर पर, कैनवस पर या कपड़े पर नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे पेंट किया गया है पॉपुलर की लकड़ी पर। दूसरी चीज़ ये है कि पेंटिंग साइज़ में कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये फ़ोटोज़ देखो आप म्यूज़ियम में जहाँ रखी हुई है,
इंसानों के कंपैरिजन में इसका साइज देख सकते हो। ये सिर्फ 77 सेंटीमीटर बाय 53 सेंटीमीटर की पेंटिंग है। उस टाइम इस तरीके की पेंटिंग्स कोई नहीं बनाता था। इसके कलर ब्रांडिंग को देखोगे तो बहुत सारे येलो और ब्राउन कलर के शेड्स दिखेंगे। ये इतनी येलोइश है कि एक टाइम पर एक प्रोफेसर ने लीजा को कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट ही करार दे दिया था। ओरिजिनली जब ये पेंटिंग बनी थी तो ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल हुआ करती थी। कुछ लोगों ने रिक्रिएटिंग करने की कोशिश की कि ओरिजिनली ये पेंटिंग कैसी दिखती है। डा विंची ने इस पेंटिंग में बड़े ही खास पेंटिंग स्टाइल का इस्तेमाल किया है जिसे स्फुमाटो कहा जाता है। द टेक्निक ऑफ ब्लेंडिंग। जो बैकग्राउंड देख रहे हो आप इस पेंटिंग में वो इटली की आर्नो वैली है। आउटलाइंस को ब्लर करना और कलर्स की ब्लेंडिंग करना, और यही राज है मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल के पीछे। ध्यान से देखिए मोनालिसा की मुस्कान को, जितना आप मुस्कान की तरफ देखेंगे उतना ही ज्यादा चेहरा सीरियस लगेगा। अब कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं कहूँ कि मोनालिसा की एक पेंटिंग नहीं बल्कि दो पेंटिंग्स हैं। दूसरी मोनालिसा की कहानी शुरू होती है सन 1504 में, जब राफेल नाम के आर्टिस्ट ने पेन और इंक के जरिए एक स्केच बनाया। ये स्केच कुछ ऐसा दिखता था। अगर इसे मोनालिसा से कंपेयर करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है। राफेल के इस स्केच में 2 कॉलम्स दिखाई देते हैं मोनालिसा के पीछे, और प्रोफेसर प्लांटी ने कंफर्म किया कि राफेल एक्चुअली में फ्लोरेंस शहर में कुछ अरसे के लिए जोकिंडो खानदान के सामने ही रहती थी। और ये दूसरी मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया के सामने आती है सन 1914 में। ये दूसरी मोनालिसा लोअर में रखी मोनालिसा से 3.5 फीट ऊंची है और 5 फीट चौड़ी। और इन दोनों पेंटिंग्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो 3 चीजें सामने आती हैं। पहला, इस नई मोनालिसा में जो औरत है वो ज्यादा यंग है। दूसरा, इस नई पेंटिंग में जो सिर है वो आगे की तरफ है। और तीसरा, नई मोनालिसा के जो एक्सप्रेशन हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। साल 2010 में मोनालिसा फाउंडेशन ने नई मोनालिसा पर इन्वेस्टिगेशन की और अपनी एक थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि न्यू मोनालिसा का जो चेहरा और हाथ है वो डा विंची ने खुद बनाए हैं, और जो बैकग्राउंड है वो किसी इंफीरियर आर्टिस्ट ने बनाया है। वापस मोनालिसा की चोरी पर आए तो पता चलता है कि इसके मास्टरमाइंड विंसेंजो पेरुगिया असल में एम्प्लॉय थे लोअर म्यूजियम के। एक दिन म्यूजियम के कोने में छुप जाते हैं और पूरी रात वहां काटते हैं, जिसके बाद सुबह वो चोरी करके वो निकलते हैं। इनका कहना था कि डा विंची क्योंकि इटालियन थे तो पेंटिंग को इटालियन म्यूजियम में होना चाहिए। जैसे ही खबर दुनिया को मिलती है, दुनिया भर में हेडलाइन छप जाती है। 50 डिटेक्टिव इस काम पर लग जाते हैं और 2 साल तक विंसेंजो इस पेंटिंग को अपने पास रखते हैं, और फाइनली वो इस पेंटिंग को भेजने की कोशिश करते हैं। विंसेंजो ये पेंटिंग फ्लोरेंस शहर के एक आदमी को भेजने की कोशिश करते हैं। इसी के चलते विंसेंजो पकड़े जाते हैं और उन्हें 6 महीनों की सजा होती है। पेंटिंग को दोबारा लोअर म्यूजियम में रख दिया जाता है 4 जनवरी 1914 में। आज के दिन ये पेंटिंग एक बुलेट प्रूफ गिलास में रखी हुई है लोअर म्यूजियम में। इस पूरी स्टोरी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चोरी के बाद ही मोनालिसा की पॉपुलैरिटी बढ़ती है और ये दुनिया की नंबर 1 फेमस पेंटिंग बन जाती है। और चोरी से पहले मोनालिसा इतनी फेमस नहीं थी। आज के दिन अगर आप लोअर म्यूजियम में जाकर मोनालिसा की पेंटिंग देखते हो और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आती है तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है विंसेंजो पेरुगिया पर। तो दोस्तों है ना कितनी अजीब और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।